मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। देखिए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट तक कर लिए थे, अब 7th पार्ट करवा रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन सेम है, ऑलमोस्ट हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जैसे ये एक्स प्लस वाई है तो ये 1/x प्लस वाई को हमने क्या पुट कर लेना है p, और इसी तरीके से 1/x माइनस वाई को हमने क्या पुट कर लेना है q पुट कर लिया। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन कैसे फॉर्म हो जाएगी, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 बन गई। मतलब 10 ये 1 था ना यहाँ पे, तो 1/x प्लस वाई को इसी तरीके से ये 1 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हमने क्या पुट कर लिया p और q। लाइक दैट इसमें भी 15p और ये क्या आ जाएगा -5q इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशंस दो इक्वेशंस बन गई। अब दो इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, देखो अब ये क्या है 10p है और ये क्या है 15। या तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट नेम दे दिया और इसको सेकेंड नेम। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई 30p प्लस 3q, सॉरी 3 2 6 हो गया ना, 6q इज इक्वल टू 4 3 12। और ये क्या बन गई, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। समझ में आ गया। तो सेम जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 3rd एंड 4th, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, लिख लेना। सब्ट्रैक्टिंग 3rd एंड 4th क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 16q इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है ना, 12 + 4 16 हो गया ना। क्यू की वैल्यू क्या आएगी 16/16 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गई क्यू की वैल्यू 1। अब क्यू की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए उसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ लिख लो, हमारे पास क्या आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू 1 आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर लो या फिर इस इक्वेशन में पुट कर लो। तो पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन 1 इक्वेशन में पुट कर ली वैल्यू ऑफ क्यू, तो यहाँ पुट कर लो। तो ये क्या है 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दो। 10p क्या वैल्यू है क्योंकि 1 इक्वल टू 4, तो 10p क्या आ जाएगा, 10p इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 को तो लीजिए 4 माइनस 2 2 आ गया ना। तो p की वैल्यू आ गई 2/10 विच इज़ इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई 1/5 आ गई। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ध्यान से देखना। अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई 1/5, लेकिन p क्या था, p तो हमारा 1/x प्लस वाई था ना, वो आ गया 1/5। ठीक है, इसी तरीके से q क्या निकाला मैंने 1, लेकिन q की वैल्यू क्या थी 1/x माइनस वाई था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों को, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कौन सी होगी इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th। इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 5th एंड 6th, इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, 2x क्या आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है ना, और इसी तरीके से x प्लस वाई क्या था 5 था, तो x की वैल्यू 3 प्लस इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो y 2 और x आ गया 3। तो मतलब कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। सिंपल था, बस हमारे पास इसमें दोबारा से दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी इस टाइप के क्वेश्चन से। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में x और y दोनों हैं तो हमारे पास 2 बार लीनियर इक्वेशंस बनेगी, तो और 2 बार हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन 8 पार्ट 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। इसमें सेम क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है इसमें 1/3x प्लस वाई है, पहले हम x प्लस वाई x माइनस वाई तक ही डील कर रहे थे। तो सिंपल है, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम वो उसी तरीके से इसको पुट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 1/3x प्लस वाई को p पुट कर लिया और 1/3x माइनस वाई को q पुट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 आ गया, समझ में आ गया ना। और यहाँ पे क्या आ गया 1/2 मतलब कि p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8 आ गया क्वेश्चन। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, जैसे 1 है ये पूरा का पूरा क्या बन गया p, ये पूरा का पूरा मैंने क्या सपोज कर लिया q। तो यहाँ से ये 1/ क्या बना p/2 हो गया और ये क्या बना q/2 इज इक्वल टू -1/8। अब इसको सॉल्व की p प्लस क्यू तो इज इक्वल टू 3/4 आ गया। ठीक है, ये तो इजी है। तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 4 ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/8। तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, और ये क्या बन गई 2 से 4 कैंसिल p। अब और क्या करोगे, जब ये 2 के साथ 4 कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया -1/4 बन गया। ठीक है, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, इतना तो कर सकते हो। ये क्रॉस 4p माइनस 4q इक्वल टू -1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस इक्वेशन के साथ, पूरी के साथ। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो क्या लिखोगे 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 और 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या आया 8q इज इक्वल टू 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, 8q इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 8q इज इक्वल टू 4, तो q क्या आ जाएगा 4/8 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो q की वैल्यू आ गई 1/2, समझ में आ गया। अब q की वैल्यू 1/2 आई है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, p की वैल्यू भी निकाल लेंगे। p किस निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है मेरी 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 थी, इसमें पुट कर दो 4p, 4 की वैल्यू क्या आई है क्योंकि 1/2 आई है, तो क्या बनेगा ये 4p प्लस 2 इक्वल टू 3। तो इट मीन्स 4p इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहाँ से मेरे पास आ गई p की वैल्यू 1/4 और यहाँ से आ गई थी q की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब p की वैल्यू 1/4 आई है और p एक्चुअल में था क्या, और q की वैल्यू मेरे पास नीचे निकली है 1/2, ये निकली है ना q की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, q की वैल्यू 1/2 यहीं से निकली थी, तो q की वैल्यू 1/2। p की वैल्यू क्या निकली थी, क्या ये था p। ठीक है, तो p की वैल्यू पुट कर दो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, और q की वैल्यू क्या थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, ये थी। अब दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3xy इज इक्वल टू 4 और यहाँ से क्या आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना। अब ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। एडिंग कर दो इन दोनों को, ऐड 3 एंड 4, तो क्या आया 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया ऐड करने के बाद। ये क्या आ गया 6x इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई 1, समझ में आ गया। इसी तरीके से 3x प्लस वाई में 4 में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y आ गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1।
तो y की वैल्यू भी मेरी क्या आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आया? सेम प्रोसीजर है, बस लीनियर इक्वेशन दोबारा से 2 वेरिएबल्स में बन गई, तो इसको सॉल्व आउट कैसे करना है समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले, सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं तुम्हें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में कुछ बताऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाना चाहूँगी, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो हमारे ना, हमने सेलेक्ट कर ली एक फ़्लो है, मतलब कि कोई भी लड़की है या कोई भी बाइक है जो, या फिर कुछ बोट है या फिर कोई भी पर्सन है, वो पानी में, वाटर में स्विम कर रहा है, या फिर वो मतलब बोट जा रही है पानी में। तो अगर हमारे पास बोट की डायरेक्शन, सपोज करो बोट की जो डायरेक्शन है, या फिर जो पर्सन है वो जो स्विम कर रहा है उसकी स्पीड, सपोज कर लो तुम्हारी उसकी स्पीड है x, और जो तुम्हारी वाटर जो फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर फ्लो, देखो जो वाटर फ्लो कर रहा है वो भी तो किसी डायरेक्शन में कर रहा होता है, और वो भी तो किसी स्पीड से डायरेक्शन वो फ्लो कर रहा होता है, उसकी स्पीड मान लो y है, ठीक है। ये क्या होगी स्पीड, मतलब कि पर्सन की स्पीड ले लो, या फिर कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे कि बोट की स्पीड से आ जाएंगे इस तरीके से, और y की स्पीड तुम क्या ले लो कि y क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ द करंट कह लो, मतलब कि जो उस स्पीड, उस स्ट्रीम की स्पीड थी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हमने क्या स्पीड एक्सपोज कर ली पर्सन की स्पीड, और हमने करंट की स्पीड सपोज कर ली वाई की। देखो, जब हमारे पास कोई भी पर्सन उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में फ़्लो होता है, मतलब पानी का फ़्लो भी इस डायरेक्शन में है और पर्सन भी स्विम करता हुआ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उन दोनों की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब अगर इसकी स्पीड एक्स है पर्सन की, और स्ट्रीम की स्पीड मतलब जो बहाव है, समझ रहे हो ना, जो बहाव है पानी का उसकी स्पीड वाई है, तो वो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या बन जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम, मतलब कि पर्सन डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, मतलब कि बहाव है उस डायरेक्शन में। समझ में आया। अगर पर्सन की डायरेक्शन इस तरफ है और फ्लो हमारा जो उसका फ्लो है, बहाव है जो, वो इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगा, पर्सन उसको ओवरकम करके जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड पर्सन की ऑब्वियसली इतनी स्पीड ज़्यादा होगी कि वो उसको ओवरकम करके आगे की तरफ बढ़ सके। समझ में आया ना कि भाई उसके बहाव, उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए पर्सन की, वो उसको ओवरकम कर सके, उसको मतलब उसकी उससे तेज़ स्पीड बना के स्विम कर सके, या फिर बोट इस तरह की तेज़ स्पीड से चले कि उसको टकरा, उसको ओवरकम कर सके। तो हमारे पास एक्स हमेशा तुम पर्सन की स्पीड ही लेना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चलेगा, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो वो उस स्पीड को ओवरकम करके चलेगा, उस करंट की स्पीड को, उस बहाव की स्पीड को ज़्यादा करके चलेगा। तो ये हो गई वाई। तो इस केस में दोनों की स्पीड हो जाएगी माइनस, ठीक है ना, इस स्पीड में दोनों की स्पीड हो जाएगी माइनस, तो उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। समझ में आ गया। तो डाउन स्ट्रीम जब होता है तो इसका मतलब पर्सन की स्पीड और बोट बहाव की स्पीड प्लस हो रही है। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो इसका मतलब उन दोनों की स्पीड की हो रही है माइनस हो रही है, मतलब कि घट रही है स्पीड, मतलब कि पर्सन को ज़्यादा किलोमीटर नहीं चल पाएगा और डाउन स्ट्रीम में वो ज़्यादा किलोमीटर चल पाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखो ध्यान से देखना। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब कि वो 20 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में वो कितने किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, और उस करंट की स्पीड मतलब कि बहाव की स्पीड क्या है वो निकालनी है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम तो तुम्हें समझ में आई क्या, तो इसको तो मैं कर देती हूँ रब। तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रितु, रितु की हमने स्पीड सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर, और इसी तरीके से हमने स्पीड ऑफ करंट सपोज कर ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने करंट की सपोज भी कर ली।
अब डिस्टेंस तुम्हें पता है क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब अपस्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में मैंने तुम्हें क्या कहा था, स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई हो जाएगा स्पीड। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी ऋतु की स्पीड, एक्स माइनस वाई, मतलब लिखोगे ऋतु स्पीड इन अपस्ट्रीम और ऋतु स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ऋतु की स्पीड हमने निकाल ली डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में ये हो गई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इसकी। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड हर स्पीड। अब उसने क्या बोला हुआ है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वो डाउन स्ट्रीम में कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। डाउन स्ट्रीम में वो कितना चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है और 2 घंटे में। अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे में दोनों में कितना चलती है, इसी तरीके से चलती है। देखो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना चल रही है वो, पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, 20 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है उसकी डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई है। और कितने घंटे चलती है, 2 घंटे। समझ में आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है ना, क्लियर लिख देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो। डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में वो कितना चल रही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो 20 किलोमीटर चलती है और स्पीड कितनी हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और अप स्ट्रीम में सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस तब क्या आ जाता है, 4 किलोमीटर चलती है, स्पीड कितनी आ जाती है, एक्स माइनस वाई बनती है और 2 घंटे में चलती है। दो इक्वेशन आ गई, दो एक लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल्स बन गया हमारे पास। तो अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये क्या आएगा, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो एक्स माइनस वाई क्या आ गया 2, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग 1 एंड 2 कर दो, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि x क्या था, x क्या स्पोर्ट्स किया था, स्पीड ऑफ ऋतु स्पोर्ट्स किया था, तो ऋतु की स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई कितना था 10, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब स्पीड ऑफ करंट क्या आ गई, y थी, और वो क्या मेरे पास आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ये x इक्वल टू 6। समझ में आ गया क्वेश्चन। हमने बेसिकली क्या किया है, सिर्फ हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम वाला फॉर्मूला लगाया। और डाउन स्ट्रीम हमेशा याद रखना कि डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई करना है और डाउन अप स्ट्रीम में हमने क्या करना है, एक्स माइनस वाई। ये पॉइंट्स हैं लर्न करने के। अब डिस्टेंस कितना चली है वो डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम लिख लो और यहाँ पे लिख लो अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में वो कितना चली, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड क्या थी, एक्स प्लस वाई निकाल ली है और 2 आवर्स दिया हुआ है। इसी तरीके से डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दो इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also the time taken by one man alone. मतलब कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन मिल जाए तो वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। फाइंड दैट, हमें क्या निकालना है कि टाइम निकालना है कि एक वुमेन अकेली अगर उस काम को करे तो कितने दिन में करेगी,
और अगर एक मैन उस अकेला इस काम को करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सपोज कर लिया, सपोज वन वुमेन अलोन फिनिश वर्क इन एक्स डेज, मतलब कि एक वुमेन एक्स दिन में अपना काम कंप्लीट करती है अगर वो अकेली करे तो। मतलब समझ आया कि अगर एक वुमेन उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को खुद अकेली फिनिश करती है तो वो एक्स डेज में फिनिश करती है। ठीक है, और अगर एक मैन को, सिर्फ एक ही मैन को वो सारा का सारा काम दे दिया जाए तो कितने डेज में कंप्लीट करता है, वाई डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी चीज़ है, मतलब कि हमने कोई भी काम है जो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो अगर हम एक दिन का काम निकाला जाए, सिर्फ एक दिन का काम निकाला जाए तो हम यही कहेंगे ना, एक दिन में उसने 1/4 काम किया। ठीक है ना, मतलब अगर सपोज़ करो तुमने 2 दिन में एक काम कंप्लीट किया, ठीक है, तो एक दिन में क्या क्या कितना किया, उसका 1/2 किया। इसी तरीके से अगर तुमने 3 दिन में एक काम पूरा किया तो एक दिन का कैसे निकालोगे, एक दिन में कितना काम किया, 1/3। इसी तरीके से अगर तुमने एक काम 4 दिन में कंप्लीट किया तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 काम हुआ ना। एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया, 1/4 काम। इसी तरीके से अगर कोई भी काम एक्स डे में फिनिश हुआ है तो वो एक दिन में कितना काम किया, 1/x काम किया। ठीक है ना, तो एक दिन में उस वुमेन का कितना काम था, 1/x, मतलब एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x काम हो गया। इसी तरीके से एक मैन का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/y। समझ में आ गया। तो अब उन्होंने क्या किया है, 2 वुमेन और 5 मैन टुगेदर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो 2 वुमेन 1/x, 5 × 1/y, तो 1/4 दिन में काम करें, 4 काम करेंगे। ठीक है ना, 4 दिन में काम फिनिश करते हैं तो 1/4 आ गया। इसी तरीके से 3 वुमेन, मतलब कि अगर हमारे पास 3 वुमेन मिल जाए तो 3 × 1/x हो गया, प्लस 6 मैन हो जाए वो × 1/y, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1/3। समझ में आ गया। तो 2 मतलब कि 2 वुमेन, मतलब 2 दिन में 2 लेडीज़ का काम, 2 वुमेन का काम 1/x है। 1/x क्या है, इतना काम है एक दिन का। तो 2 वुमेन्स का एक दिन का काम, 5 मेंस का एक दिन का काम, कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई। तो हमने क्या किया, वही 1/x को क्या पुट कर दिया p, और 1/y को क्या पुट कर दिया, क्यों पुट कर दिया, और यहाँ पे आ गई हमारे पास 2p + 5q = 1/4। इसी तरीके से 1/x को p और 1/y को क्यों पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस पुट हो गई। आगे ना 2 इक्वेशन, अब क्या किया, 4 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ गए। अब इन 2 इक्वेशंस क्या आई हैं, 2 इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई। तो अब ने क्या किया, इस पूरी इक्वेशंस को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 9 और इस पूरी मल्टीप्लिकेशन 8। क्यों, मुझे चाहिए था कोफिशिएंट सेम, पहले वाला कोफिशिएंट सेम चाहिए था, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गई क्वेश्चन। तो क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग कर दी, इन दोनों की सब्ट्रैक्टिंग कर दी। सब्ट्रैक्टिंग करी तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 36 क्यों, और ये क्या आ गया 9 - 8 = 1 आ गया। तो क्यों क्या आ गया 1/36। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 6 थी जो, इसमें क्यों की वैल्यू पुट कर दी, ये जो आया ना क्यों, वो वैल्यू पुट कर दी। क्यों क्या आया था 1/36, कैंसिल आउट हो गया 2, 9p + 1/2 = 1। तो 9p क्या आ गया 1 - 1/2, तो 9p = 1 - 1/2, 1/2। p क्या आ गया 1/18। तो p 1/18 है, तो p की वैल्यू क्या थी, p क्या था मेरा 1/x था, तो इसका मतलब 1/x = 1/18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू 18 आ गई। इसी तरीके से q की वैल्यू क्या है 1/36, और q क्या था 1/y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 36।
ठीक है। और वाई क्या था, वन मैन अलोन फिनिश इन वन, मतलब कि अगर एक मैन अकेला एक ही आदमी एक काम को कंप्लीट करे तो वो कितने डेज में करेगा, 36 डेज में। और अगर एक मैन अलोन काम करे तो वो इस काम को कंप्लीट करेगी 18 डेज में। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा समझने वाला है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब क्या है, जो रूही है ना वो 300 किलोमीटर का एरिया कवर करती है अपने घर तक जाने के लिए। कुछ वो जो एरिया कवर करती है वो ट्रेन से करती है और कुछ वो बस से करती है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। वो 4 घंटे लेती है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चले और बाकी का बस से मतलब 300 किलोमीटर टोटल है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चली, तो 300 में से 60 क्या, 240 वो बस से गई मतलब। ठीक है। इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी का बस से मतलब बाकी 200 किलोमीटर वो बस से चलती है, तो उसको 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब 4 घंटे पहले लग रहे थे, फिर 4 घंटे प्लस 10/60, मतलब मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे। ठीक है, 4 + 10/60 टाइम लगता है उसको एक्स्ट्रा। तो हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, दोनों की स्पीड निकालनी है। ठीक है, जब भी हमने कुछ निकालना हो तो क्या करते हैं, उसकी स्पीड को डायरेक्ट कर लो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रूही, तो टोटल डिस्टेंस जो रूही ने कवर किया था वो कितना था, 300 किलोमीटर। ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने मान ली x और स्पीड ऑफ द बस मान ली हमने y। स्पीड ऑफ द ट्रेन मान ली x और स्पीड ऑफ द बस मान ली y। अब शी ट्रैवल डिस्टेंस इन ट्रेन इज 60 किलोमीटर, वो 60 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन से, और बस से कितना करेगी, बाकी टोटल तो 300 है, 60 उसने ट्रेन से कर लिया, तो 300 - 60 240 बस से करेगी ना वो। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 60 किलोमीटर चली वो ट्रेन से, तो ये था डिस्टेंस। कितनी स्पीड से, जो ट्रेन की स्पीड मैंने क्या माननी थी, x माननी थी ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया ये, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, इतना टाइम लिया, प्लस कौन सा टाइम, जो उसने बस से लिया, 240 किलोमीटर वो बस से चली थी, ये हो गया डिस्टेंस बस वाला। और स्पीड क्या थी बस की, y, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या हो गया, टाइम जो लगा उसको ट्रेन से जो टाइम लगा, ठीक है ना, ये टाइम लगा ट्रेन से जो टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम, ये टाइम लगा उसको ट्रेन में सफ़र करने का, और ये क्या टाइम है उसका सफ़र करने का बस में जो उसने सफ़र किया। तो टोटल उसने कितने लगाए थे, 4 आवर्स लगाए थे, 4 घंटे लगाए थे। ठीक है, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, 100 किलोमीटर अगर वो बस से चलती है, ठीक है, 100 किलोमीटर अगर सपोज वो ट्रेन से चलती है, 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चलती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है, x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इतना टाइम लगा उसको ट्रेन में। ठीक है, उसके बाद टोटल 300 किलोमीटर था उसका घर दूर, तो 200 किलोमीटर उसको कहाँ पर चलना पड़ेगा, बस में से चलना पड़ेगा, और बस की स्पीड क्या थी, y km/h। तो ये हो गया हमारा टाइम जो उसने बस में स्पेंड किया, बस के सफ़र में स्पेंड किया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसको क्या टाइम लगा, 4 प्लस उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 4 मिनट, तो उसके पास 4 मिनट कौन से थे, 4 मिनट तो वो 4 घंटे तो वो थे, जो उसको लगे, किससे ज़्यादा लगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, 4 घंटे उसको लगे थे पहले में, और फिर जब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और 200 बस से चलती है, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो मिनट को पहले क्या कर दिया, आवर्स में चेंज और इसमें ऐड कर दिया। तो ये क्या, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा 25/6। तो 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब देखो इस इक्वेशन को पहले भी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। 1/x को क्या पुट कर लोगे, p पुट कर लिया, और 1/y को पुट कर लिया, q पुट कर लिया। ठीक है ना, इन दोनों को 1/y को p पुट कर लिया और 1/x को हमने y को पुट कर लिया q। अब यहाँ पे पुट कर ली वैल्यू, 60p बन गया, देखो ना ध्यान से, तो यहाँ पे क्या था, 60x था, तो 60p 240q इज इक्वल टू 4
ठीक है। इसी तरह से 100p 200q इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, ये बन गया। अब ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई, इनके कोफिशिएंट को क्या बनाना है, सेम बनाना है। अगर मैं इसको कर दूँ 10 से मल्टीप्लाई और इसको कर दूँ 6 से मल्टीप्लाई तो ये कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। पूरी इक्वेशन को कर दिया 10 से मल्टीप्लाई और फिर पूरी इक्वेशन को कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, तो ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। ये इक्वेशन मान लो 3 और ये इक्वेशन मान लो 4। अब इन सबको कर दिया आपस में माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया 1200 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो यहाँ से आ गया 15/1200 मेरा 1/80 क्यू आ गया। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू किस में पुट करोगे, एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है ना, क्यू की वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। पुट क्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 में पुट कर दो या फिर तुम पुट कर दो ऊपर वाली में कर दो, यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर ए मान लो, तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो उसको। ठीक है, इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या आया 60 + 20 40, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी। इसमें क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी 1/80 पुट कर दी, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 3 ज़ा 240 हो गया। 60p + 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। 60p इज इक्वल टू 1 आ गया, 4 - 3 p इज इक्वल टू 160। अब क्यू की वैल्यू क्या आई है 180, लेकिन क्यू क्या था, क्यू क्या माना था मैंने 1/y माना था ना, तो y क्या आ गया 80 आ गया। और p क्या था 1/x था, तो x क्या आ जाएगा 60 for 20 km/h, और ये भी km/h, तो x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 80। मतलब कि x क्या था स्पीड ऑफ द ट्रेन और y क्या था स्पीड ऑफ द बस, तो हमारी ये निकल गई। सिंपल हमने क्या किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला लगाया है। स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोज कर ली थी, स्पीड ऑफ द बस सपोज कर ली थी, और डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस कितना था 300 था, तो हमने यही किया था। ये क्या था डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस अपॉन स्पीड ऑफ द बस। तो ये टाइम किसके इक्वल था, दोनों टाइम मिला के कितना बन रहा था उसको 4 घंटे घर जाने के लिए बन रहे थे, मतलब कि 300 किलोमीटर चल रही थी वो 4 घंटे में। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन बनी थी, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गई, उसको हमने 2 लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको समझ आया, आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए, कमेंट करो, लाइक करो, लेकिन प्लीज़ पूछ लो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं 4th चैप्टर स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।